चलिए इस वीडियो में हम एक बेसिक रैग पाइपलाइन को फ्रॉम स्टार्ट टू एंड बिल्ड करने वाले हैं। आई एम अप्रोचिंग दिस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ समवन हु इज गॉन फ्रॉम अ क्लाउड और सिस्टम्स बैकग्राउंड इनटू बिल्डिंग एआई पावर्ड सिस्टम्स। इसीलिए एक्सप्लेनेशंस इंटेंशनली बिगिनर फ्रेंडली हैं, स्पेशली क्लाउड इंजीनियर्स और बैकएंड डेवलपर्स के लिए। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको रैग सिस्टम्स का एंड टू एंड वर्कफ्लो क्लियरली समझ आ जाएगा। हम चंकिंग क्या होती है, एम्बेडिंग्स की जरूरत क्यों पड़ती है, वेक्टर डेटाबेसेस कैसे काम करते हैं और रिट्रीवल पूरी पाइपलाइन में किस रोल को प्ले करता है, ये सब कवर करेंगे। साथ ही मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगी कि इनमें से हर कंपोनेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, हर स्टेज पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और आपके डिजाइन डिसीजंस मॉडल के फाइनल आंसर्स को कैसे इंपैक्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रैग के बारे में बात करने से पहले ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या जानते हैं और इक्वली इंपॉर्टेंट है क्या वो नहीं जानते हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ पब्लिक और जनरल डेटा पर ट्रेन किया जाता है। ये हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। इसी वजह से वो लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और रीजनिंग में काफी पावरफुल होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि उन्हें आपके स्पेसिफिक सिस्टम्स, इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन, कोड बेसिस या बिजनेस लॉजिक के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती। मान लीजिए आप मॉडल से पूछते हैं कि हमारी इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पर कॉर्पोरेट एप्लीकेशन में ऑथेंटिकेशन कैसे सेटअप करना है। मॉडल को इसका आंसर पता ही नहीं होगा। ये इसलिए नहीं है क्योंकि मॉडल वीक है, बल्कि इसलिए है क्योंकि ये इंफॉर्मेशन उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं था। सिर्फ बेटर प्रॉम्प्ट्स लिखने से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। अगर इन्फ्रेंस टाइम पर मॉडल को रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ही नहीं दी गई तो बेस्ट केस में भी वो गेस ही करेगा। और प्रॉब्लम ये है कि ये गेसेस काफी कॉन्फिडेंट साउंड करते हैं, चाहे वो कंप्लीटली रॉन्ग ही क्यों ना हो। इसी गैप को फिल करने के लिए रैग डिजाइन किया गया है। रैग मॉडल को रीट्रेन नहीं करता और ना ही उसकी नॉलेज मैजिकली इंक्रीज करता है, बल्कि रैग आपके एक्सटर्नल डेटा सोर्सेज जैसे कि आपके डॉक्यूमेंट्स, कोड रिपोजिटरीज, पॉलिसीज या नॉलेज बेसिस से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन रिट्रीव करता है और उस कंटेक्स्ट को प्रॉम्प्ट के अंदर इंजेक्ट करता है। इससे मॉडल गेस करने की बजाय रियल डोमेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पर रीजन कर सकता है, जिससे हेल्यूसिनेशंस काफी रिड्यूस हो जाते हैं। एक बार आप ये समझ लेते हैं कि रैग का कोर आइडिया रन टाइम पर मॉडल को सही कंटेक्स्ट प्रोवाइड करना है, तब पूरी रैग पाइपलाइन बहुत इजीली समझ आने लगती है। अब एक सिंपल एग्जाम्पल को पूरी रैग पाइपलाइन के थ्रू फॉलो करते हैं ताकि समझ सकें कि ये एक्चुअली कैसे काम करता है। मान लीजिए हमारे पास एक छोटा सा इंटरनल कोड बेस है और हम उसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि इस सर्विस में ऑथेंटिकेशन कैसे वर्क करता है। मैं इस एक क्वेश्चन का जर्नी पाइपलाइन के हर स्टेज पर दिखाऊंगी ताकि आपको एग्जैक्टली दिखे कि हर स्टेप पर एग्जैक्टली होता क्या है। सो लेट्स स्टार्ट डाइविंग इन। सबसे पहले हमारे पास रॉ डेटा आता है। इस एग्जाम्पल में ये रॉ डेटा सोर्स कोड फाइल्स हैं। इस बेसिक पाइपलाइन के लिए हमारे पास V2 फोल्डर स्ट्रक्चर है, जिसमें कि डॉक्स जो कि हमारी रॉ सोर्स फाइल्स हैं, दैट इंक्लूड्स ऑथ मॉड्यूल विच इज द मेन मॉड्यूल, क्योंकि हम ऑथेंटिकेशन के बारे में ही सवाल पूछने वाले हैं। और हमारे पास कंपनी की इंफॉर्मेशन के डॉक्यूमेंट, एम्प्लॉय हैंडबुक, प्रोडक्ट रोड मैप एंड Q3 रिपोर्ट्स भी हैं। लेकिन हम मॉडल को डायरेक्टली पूरी फाइल्स फीड नहीं कर सकते। एक रीजन ये है कि मॉडल्स की कंटेक्स्ट साइज लिमिट्स होती हैं और दूसरा रीजन ये है कि रिट्रीवल भी इतना इफेक्टिव नहीं होगा अगर हम कंप्लीट फाइल्स को सर्च करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा पहला स्टेप है चंकिंग। चंकिंग डिसाइड करता है कि हम डेटा को छोटे छोटे पीसेस में कैसे डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्या हम इसको फंक्शन के बेसिस पर करेंगे, क्लास के बेसिस पर करेंगे या फिर किसी लॉजिकल सेक्शन के बेसिस पर। अगर चंकिंग सही हुई तभी रिट्रीवल रिक्वेस्ट के लिए रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली रिटर्न कर पाएगा। मान लीजिए ऑथेंटिकेशन लॉजिक मल्टीपल चंक्स में स्प्लिट हो गया, तो हो सकता है कि रिट्रीवर सिर्फ आधी इंफॉर्मेशन ही रिट्रीव करे और मॉडल को कंप्लीट पिक्चर कभी मिले ही ना। इसीलिए चंकिंग को सही डिजाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चंकिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ एक प्रैक्टिकल अप्रोच को कवर करेंगे। चलिए देखते हैं हमारी rag.py फाइल जो हमारी रैग पाइपलाइन को डिफाइन करती है।
हमने रिक्वायर्ड पैकेजेस इंस्टॉल किए जो कि हमने requirement.txt में डिफाइन किए थे और pip install -r करके उनको इंस्टॉल किया। तो हम इस वीडियो में रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर चंकिंग मैकेनिज्म यूज करने वाले हैं। चलिए, ये मेथड सबसे पहले पैराग्राफ ब्रेक्स पर स्प्लिट करने की कोशिश करता है, फिर सेंटेंसेस पर और फिर जरूरत पड़ने पर वर्ड्स पर भी स्प्लिट करता है। इसका पर्पस ये है कि जहां तक पॉसिबल हो कि किसी लॉजिकल ब्लॉक को बीच में कट ना किया जाए। चंक अंडरस्कोर ओवरलैप इक्वल 50, इसको सेट करने का मतलब है कि हर चंक अगले चंक के साथ थोड़ा सा टेक्स्ट शेयर करेगा, कि इससे चंक बाउंड्रीज पर कंटेक्स्ट लूज होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। यही वो वन मेथड है जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अब जब हमारे पास चंक्स रेडी हो जाते हैं तो अगला स्टेप होता है कि उन्हें एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करना। एम्बेडिंग को सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ये टेक्स्ट के मीनिंग का एक न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है कि एम्बेडिंग एक्चुअल टेक्स्ट को स्टोर नहीं करती, ये उस टेक्स्ट का सिमेंटिक मीनिंग या इंटेंट रिप्रेजेंट करती है। इसीलिए अगर किसी चंक में वेरीफाइड टोकन फंक्शन है तो उसकी एम्बेडिंग ऑथेंटिकेशन, सिक्योरिटी या टोकन से रिलेटेड क्वेश्चंस के एम्बेडिंग के आसपास रहती है, चाहे उन एग्जैक्ट वर्ड्स का यूज नहीं किया गया हो। यही एक लाइन एग्जैक्टली वही काम कर रही है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। ओपन एआई एम्बेडिंग्स हर चंक का टेक्स्ट लेता है और उसके मीनिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लिस्ट ऑफ नंबर्स जनरेट करता है। हमें ये नंबर डायरेक्टली यहाँ दिखाई नहीं देते, लेकिन इस कॉल के दौरान हर एक चंक के लिए एम्बेडिंग्स अभी जनरेट हो रही है। अब ये सारी एम्बेडिंग्स वेक्टर डेटाबेस में स्टोर हो जाती हैं। ट्रेडिशनल डेटाबेस से अलग वेक्टर डेटाबेस रोज और कॉलम्स के बेसिस पर डेटा सर्च नहीं करता। इसका मेन फोकस वेक्टर स्पेस में नियरेस्ट नेबर्स फाइंड करना होता है। सिंपल वर्ड्स में सोचें तो वेक्टर डेटाबेस एक काम को बहुत ही एफिशिएंटली करता है और वो है कि इस क्वेरी के सेमेंटिक मीनिंग से सबसे ज्यादा मैच करने वाला चंक कौन सा है। यानी एग्जैक्ट कीवर्ड्स मैच करने की बजाय ये मीनिंग के बेसिस पर सबसे रेलिवेंट चंक्स आइडेंटिफाई करता है। इस डेमो के लिए हम क्रोमा डीबी यूज कर रहे हैं जो कि लोकली रन हो रहा है। chroma.from डॉक्यूमेंट्स हमारे चंक्स और उनकी एम्बेडिंग्स को लेकर के वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करता है और persist अंडरस्कोर डायरेक्टरी स्पेसिफाई करने का मतलब है कि डेटाबेस डिस्क पर सेव हो जाएगा। इससे हर बार स्क्रिप्ट रन करने वक्त हमें चंक्स को और एम्बेडिंग्स को दोबारा जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जब यूजर क्वेश्चन पूछता है कि हाउ डज ऑथेंटिकेशन वर्क इन दिस सर्विस, तो इस क्वेश्चन को भी एम्बेडिंग में कन्वर्ट किया जाता है। इससे क्वेश्चन भी उसी सिमेंटिक स्पेस में आ जाता है जहां सारे स्टोर्ड चंक्स की एम्बेडिंग पहले से मौजूद होती है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, अब वर्ड्स मैच नहीं कर रहे हैं, हम मीनिंग्स मैच कर रहे हैं। वेक्टर डेटाबेस क्वेरी की एम्बेडिंग्स को सारी स्टोर्ड एम्बेडिंग से कंपेयर करता है और टॉप के सबसे सिमेंटिकली सिमिलर चंक्स रिटर्न करता है। अगर चंकिंग और एम्बेडिंग्स सही तरह से जनरेट हुई है तो रिट्रीवर ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड कोड और रेलिवेंट कंटेक्स्ट वापस लेके आएगा। और ये पूरी रैग पाइपलाइन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मॉडल सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आंसर दे सकता है जो रिट्रीव करके उसे प्रोवाइड की गई है। अगर रेलिवेंट कंटेक्स्ट रिट्रीव हुआ है तो ही मॉडल के पास सही आंसर देने की रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती है। ये यूजर का क्वेश्चन है और फिलहाल इसे हमने हार्ड कोड किया हुआ है ताकि हम एग्जैक्टली देख सकें कि पाइपलाइन हर स्टेज पर क्या कर रही है। तो सबसे पहले हमने एक आस्क फंक्शन डिफाइन किया जो कि यहाँ है, रिट्रीव इक्वल टू वेक्टर स्टोर एज रिट्रीवर। ये लाइन हमारे क्रोमाडीबी वेक्टर स्टोर को एक रिट्रीवर में कन्वर्ट करती है। यहाँ k की वैल्यू 2 सेट की गई है, जिसका मतलब है कि जो भी क्वेश्चन मैं पास करूंगी उसके सिमेंटिक मीनिंग के सबसे क्लोजेस्ट 2 चंक्स रिटर्न करेंगे। ध्यान दीजिए, ये कीवर्ड मैचिंग नहीं है, ये क्लोजेस्ट चंक की मैचिंग है। अब उसके बाद इन्वोक वाली लाइन देखिए, यही एक्चुअल सर्च होती है। सबसे पहले क्वेश्चन को एम्बेडिंग में कन्वर्ट किया जाता है, यानी नंबर्स की एक लिस्ट जो उस क्वेश्चन के सिमेंटिक मीनिंग को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद क्रोमाडीबी इस एम्बेडिंग को उन सारी एम्बेडिंग्स से कंपेयर करता है जो हमने पहले स्टोर की थी और टॉप 2 चंक्स रिटर्न करता है।
अब प्रिंट वाला लूप देखिए, मैं हर रिट्रीव्ड चंक का सोर्स फाइल प्रिंट कर रही हूं ताकि हमें एग्जैक्टली दिख जाए कि एक्चुअली रिट्रीव हुआ क्या है। और मेरी ओपिनियन में पूरी स्क्रिप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट आउटपुट यही है, फाइनल एलएलएम आंसर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर यहां गलत फाइल रिट्रीव हुई है तो एलएलएम कितना भी पावरफुल हो, फाइनल आंसर हमेशा गलत ही होगा। लेट्स रन दिस। सबसे पहले आपको ये डेप्रिकेशन वार्निंग दिखती है। डोंट पैनिक, ये कोई एरर नहीं है और कोड बिल्कुल ठीक तरह से रन हुआ है। रीजन ये है कि LangChain अपने पैकेजेस को स्प्लिट कर रहा है, इसीलिए LangChain डैश कम्युनिटी को रिटायर करके स्टैंड अलोन पैकेजेस इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। इस वीडियो के कंटेक्स्ट में इस वार्निंग का कोई इम्पैक्ट नहीं है। फ्यूचर वीडियोस में हम डॉक्यूमेंट लोडर को नए पैकेज पर माइग्रेट करेंगे, बस एक छोटा सा इंपोर्ट का चेंज है, बाकी सब कोड सही रहेगा। नेक्स्ट इज लोडेड 5 डॉक्यूमेंट्स, क्रिएटेड 6 चंक्स। 5 डॉक्यूमेंट्स लोड हुए, ये हमारी ये 5 टेक्स्ट फाइल्स हैं जो कि रीड हुई हैं, लेकिन उनमें से 6 चंक्स क्रिएट हुए। इसका मतलब ये है कि एक डॉक्यूमेंट उनमें से इतना बड़ा था कि उसे 2 चंक्स में स्प्लिट करना पड़ा, और यही हमारा रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर का काम है। हमने चंक साइज 500 सेट किया था, इसीलिए 500 कैरेक्टर से बड़ा कोई भी डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली मल्टीपल चंक्स में स्प्लिट हो जाता है। वीडियो 3 में हम डिटेल में देखेंगे कि ये स्प्लिट्स एग्जैक्टली कहाँ होते हैं और क्या वो लॉजिकल प्लेसेस पर हो रहे हैं या नहीं। तो चलिए मूव ऑन। वेक्टर स्टोर क्रिएटेड एंड सेव्ड टू द डिस्क। अब फेज 1 हमारा जो कि यहां तक हमने डिफाइन किया था वो कंप्लीट हो गया। इसका मतलब है कि ChromaDB ने सारे 6 चंक्स को उनकी एम्बेडिंग्स के साथ स्टोर कर दिया है, और ये प्रोसेस सिर्फ एक बार रन करना पड़ता है। अगली बार हमें एम्बेडिंग्स दोबारा जनरेट करने की जरूरत नहीं होगी, हम डायरेक्टली क्वेरिंग फेज पर पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट हमारे रिट्रीव्ड चंक्स। देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है कि दोनों रिट्रीव्ड चंक्स सेम फाइल विच इज auth_module.txt से आए हैं। याद है मैंने कहा था कि एक डॉक्यूमेंट अगर 500 कैरेक्टर से बड़ा है तो उसके 2 चंक्स हो जाएंगे, वही ये डॉक्यूमेंट है। हमारा auth_module इज लॉन्गर देन 500 कैरेक्टर्स। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिजाइन कंसिडरेशन है। अगर k इज इक्वल टू 2 है और आपका सबसे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट भी 2 चंक्स में स्प्लिट हो गया है, तो रिट्रीवर के दोनों स्लॉट्स उसी एक सोर्स से फिल हो जाएंगे। और अगर डेटा सेट बड़ा हो तो हो सकता है कि कोई दूसरा रेलिवेंट डॉक्यूमेंट रिट्रीव ही ना हो। तो हमें ये सारी चीजें कंसिडर करनी होंगी, जो कि हम अपकमिंग वीडियोज में करेंगे। उसके बाद हमारा आता है आंसर। ये फाइनल आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसमें सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं अबाउट टोकन, अबाउट 401 रिस्पॉन्स, अबाउट इंक्रिप्शन और 3 ऑथेंटिकेशन मेथड्स जो हमने यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एलएलएम ने डॉक्यूमेंट के बाहर से कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड नहीं की, और रैग का ऑब्जेक्टिव भी एग्जैक्टली यही होता है कि ग्राउंडेड आंसर देना, ना कि हेल्यूसिनेटेड आंसर। लेट्स पुट इट ऑल टुगेदर। रैग एक्चुअली एलएलएम के बारे में नहीं है, ये सिस्टम डिजाइन के बारे में है। चंकिंग डिसाइड करती है कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन किसी न किसी चंक में अवेलेबल होगी या नहीं। एम्बेडिंग्स डिसाइड करती है कि सिमिलर मीनिंग वाली इंफॉर्मेशन वेक्टर स्पेस में एक दूसरे के आसपास रहेगी या नहीं। और वेक्टर डेटाबेस डिसाइड करता है कि क्वेरी के रिस्पॉन्स में कौन सा कंटेक्स्ट रिट्रीव होगा। जब तक ये इंफॉर्मेशन एलएलएम तक पहुंचती है उसके लिए वो सिर्फ एक टेक्स्ट होता है। मॉडल के पास ये जानने का कोई तरीका नहीं होता कि जो कंटेक्स्ट उसे दिया गया है वो सही है या गलत। इसीलिए अगर आपका रैग सिस्टम कंसिस्टेंटली बैड आंसर्स दे रहा है तो सॉल्यूशन ऑलमोस्ट कभी भी बेटर प्रॉम्प्ट लिखना नहीं होता। ज्यादातर केसेस में प्रॉब्लम इन अर्लियर स्टेजेस में होती है, लाइक चंकिंग, एम्बेडिंग्स या रिट्रीवल पाइपलाइन में। और अगर ये स्टेजेस सही डिजाइन किए गए हैं तो एलएलएम के आंसर में नेचुरली काफी इंप्रूवमेंट होगा।